नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ललकार, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे उन हालातों को लेकर जो इस वक्त संसद के अंदर या सदन के अंदर या बाहर चल रहा है। संसद में जनता के मुद्दों के बजाय अडानी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर खींचतान लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियां जहां अडानी और संभल हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रही हैं, तो वहीं पिछले 3 दिन से सत्ता पक्ष ने भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन में जारी गतिरोध के बीच जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस की लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने भी विपक्ष पर सीधे निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सोरोस का मुद्दा 1994 का मुद्दा है, जिसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। लेकिन इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के पहले जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे, जिसके बाद बवाल और भी बढ़ गया। दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा है। नेता सदन जेपी नड्डा ने ओसीसीआरपी का मुद्दा उठाते हुए कहा, यह संस्था दुनिया के देशों को अस्थिर करने में लगी है। बहरहाल मुद्दा कोई भी हो, यह सभी राजनीतिक दल सिर्फ अपनी अपनी साख बचाने में लगे हैं। जिस उद्देश्य के साथ संसद में जनप्रतिनिधियों को भेजा जाता है, वो बिना उठाए संसद की कार्रवाई ठप पड़ जाती है, जिसका नुकसान देश को होता है। जरा जल्दी से आपको बताते हैं कि आज जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी आमने सामने दिखी। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो सोरोस का मुद्दा गरमाया हुआ है, उसको लेकर क्या कहा है। जॉर्ज सोरोस मामला, प्रियंका का जवाब, संसद में अडानी और जॉर्ज सोरोस का गतिरोध नजर आ रहा है। सदन के अंदर दोनों पक्ष इस वक्त आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष ने जॉर्ज सोरोस मामले पर मोर्चा खोल दिया है, यानी सरकार के पक्ष ने। उन्होंने भी अब जॉर्ज सोरोस को लेकर एक नया मुद्दा सदन के अंदर खड़ा कर दिया है। लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी का बयान आया है इस पूरे मामले को लेकर। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जरा वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1994 का मुद्दा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। ये बहुत पुराना है, इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो इस पर बात क्यों करनी? जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं भाई? ये कोई मुद्दा नहीं है, आप अडानी से बचने के लिए बात कर रहे हैं। ये प्रियंका गांधी ने खुद कहा है, आप अडानी से बचना चाहते हैं। उस संबंध में किसी को इतनी जानकारी नहीं है, किसी के पास जानकारी नहीं है, बेफजूल वजह से ये उठाया जा रहा है। ये देखिए, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सब इसलिए क्योंकि अडानी पर बहस नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये जानते हैं कि इसका इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये सोरोस कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में विदेशी ताकतें सक्रिय हैं भारत के खिलाफ? कांग्रेस को नड्डा ने घेरा है, राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा है। जेपी नड्डा ने ओसीसीआरपी का मुद्दा उठाया है, इसके तहत ही उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर से जमकर घेरा है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, संस्था दुनिया के देशों को अस्थिर करने में लगी है। देखिए, ये जेपी नड्डा ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जेपी नड्डा ने। एफडीएल एपी की को चेयरमैन सदन की एक सदस्या है, सोनिया गांधी सदस्य रह चुकी है, और उनका लिंक होना ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये कह रहे हैं ये संस्था कश्मीर को आजाद रियासत मानती है। देखिए, जब कश्मीर का मुद्दा या कश्मीर को अलग मानने का मुद्दा उन्होंने उठाया, तो जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे ही। जॉर्ज सोरोस इस फाउंडेशन को फंडिंग करता है, जो एफडीएल एपी संस्था है, उसको फंडिंग की जाती है। सोरोस पर सियासी संग्राम देखिए, ताजा विवाद सोनिया गांधी से जुड़ा है, जो हमने आपको बताया था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी का सोनिया गांधी पर आरोप है, सोनिया गांधी पर ये सारे आरोप लगे हुए हैं। एफडीएल एपी संगठन से जुड़ा होने का आरोप लगा हुआ है, उसमें को चेयरमैन बताया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से ये जुड़ी संस्था है, कश्मीर को अलग करने की मांग करता है संगठन, और भी कई सारे देशों में राजनीतिक दखल उनकी तरफ से किए जाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को भी फंडिंग होती है। बीजेपी इस तरह के आरोप पहले भी लगा चुकी है। बस अब सीधे जरा आगे चलेंगे, अब आपको जरा सुनाएंगे प्रियंका गांधी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन के अंदर क्या कहा, और उसके बाद प्रियंका गांधी ने सदन के बाहर मीडिया से को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए सर। ऐसी संस्था है अध्यक्ष जी, जो देश में और विभिन्न देशों में डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने के लिए एक कुत्सित प्रयास करती है। और इतिहास इस बात का गवाह है
एबीपी ने रिपोर्ट किया उसको यहां पर लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर यह साबित किया है कि बाहरी शक्तियों का वो एक तरीके से औजार बन करके, टूल बन करके देश में अस्थिरता लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। It is the most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani. तो आपने दो बड़े नेताओं को सुना। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिन्होंने इस मामले को बड़ा गंभीर मामला बताया है और देश विरोधी ताकतों को लेकर ये भारत के खिलाफ जो है वो सक्रिय हो रही हैं, ये तमाम चीजें कही हैं। लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अडानी पर ये बात नहीं करना चाहते और अब ये सोरोस पर आ चुके हैं। सोरोस का मामला पुराना है, ये रिकॉर्ड में नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। ये तमाम तर्क और तथ्य जो दोनों पक्षों की तरफ से दिए जा रहे हैं वो राजनीतिक लिहाज से उनके लिए कितने फायदेमंद हैं और जनता के लिए कितने नुकसानदेह हैं, इस पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से नेता हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। विशाल कुमार जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी फिलहाल ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ। संदीप कुमार वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आज हमारे साथ नए मेहमान हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ इस वक्त इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आज आपसे शुरुआत करना चाहूंगा मैं। देखिए, जिस तरह से सोरोस का मुद्दा अब निकलकर सामने आया है, जाहिर सी बात है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय एक कहीं ना कहीं लिंकेज निकलकर सामने आ रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में भारत के खिलाफ कोई देश विरोधी ताकतें हैं जो सक्रिय हैं? शीतल जी, पहले तो मैं निवेदन करूंगा, जितनी देर मैं बोलूं भी मैं कोई दूसरे हमारे आदरणीय जो विवेचना करने वाले लोग हैं इंटरफियर ना करें, क्योंकि उससे जो तथ्यपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए। पहली चीज तो ये है कि मैं ना तो सत्तारूढ़ पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मेरे स्वतंत्र विचार हैं, मेरा अपना स्वतंत्र अध्ययन है और विदेश के मामलों में मेरा जितना गहराई से अध्ययन है वो निश्चित रूप से आप अच्छी तरह जानते हैं। पहली चीज तो ये, भारत के दुश्मनों की कमी नहीं है विदेशों में, और भारत की नहीं, जहां जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहां वहां सरकार को गिराने और अपने मनपसंद लोगों को बिठाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है। यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप एक पुरानी किताब है जिसका की नाम है रजवर सिंह जी ने इसको लिखा था, उसमें जो कुछ लिखा है वो देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक पुरानी घटना थी इराक की। इराक में जब अमेरिका ने हमला किया था तो वहां पर ऑयल फॉर फूड के नाम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक स्कीम चलाई थी। उस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्कीम में हमारे यहाँ के नेता सस्ते दरों पर तेल लेकर भारत में उपयोग में नहीं आता था, वो चला जाता था कहाँ, ब्लैक में, विदेशों में। उन्होंने अरबों खरबों रुपए उसमें कमाए। वो किसने कमाए, क्या कमाया, ये रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन जब वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात की बात उठी तो एक बालचल रिपोर्ट तैयार की गई। उस बालचल रिपोर्ट के किस तरह से लिपापोती की गई, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो यहाँ जो निष्कर्ष निकलता वो ये है कि एक पूरी दुनिया में अभी जो घटना हुई है, जैसे सीरिया की हुई है, सीरिया की घटना के लिए असद की गद्दी पलट दी गई है, लेकिन उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उसके पीछे उनकी पत्नी जिम्मेदार है। क्योंकि विदेशों में एक जगह है इटली के नीचे जो कि जगत विख्यात थी, सिसिली, वहां ड्रग और हथियार माफिया काम करता है। ड्रग और हथियार माफिया इस बात का निर्धारण करता है किस विकासशील देश में भविष्य में कौन राजनेता का बेटा या बेटी वहां पर आएगा, उसको किस तरह वो फंसाए जाते हैं। असद के मामले में भी यही हुआ।
और ये सब षड्यंत्र जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। सोरोस तो एक मुद्दा है। सोरोस के पीछे बहुत गहरी जड़ें हैं। वो गहरी जड़ें पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए हैं कि अपने मनपसंद लोगों को आप गद्दी पर बिठाइए, उनसे कमीशन लीजिए, हथियार खरीदिए, हथियार बेचिए, ड्रग खरीदिए, ड्रग लेकर उसको अमेरिका और नाटो के देशों में बेचिए। और ये ऐसा साइकिल चल रहा है, इसमें पॉलिटिकल मर्डर भी होते हैं, इसमें सत्ता नशीन लोगों को रिश्वत भी दी जाती है। जहां तक सोरोस का सवाल है, अगर सोरोस के मामले में और अडानी के मामले में अगर ये बात आप थोड़ा ज्ञान में लेते हैं तो जरा नजर डालिएगा। हमारे यहाँ एक जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी थी, उसका इसी तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और उसको आउट ऑफ द कोर्ट समझौता करके जुर्माना देकर वहां की सरकार ने उसको बरी कर दिया था। ना केवल वो, एक बच्चों का पाउडर बनाने वाली कंपनी के ऊपर भी इसी तरह के आरोप थे। तो देखिए, ऐसा दुनिया में एक भी देश नहीं है जहां राजनीतिक लोग सत्ता को हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और उसका एक दुष्परिणाम सोरोस के रूप में आपके सामने दिख रहा है। ठीक है शीतल जी। ओके, मैं लौटता हूं फिर से आपके पास डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। तब तक दूसरे भी मेहमान हैं। खेमचंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। खेमचंद जी, क्या दुख नहीं होता कि जब सदन के अंदर ठोस चर्चा नहीं होती, जनता का नुकसान होता है? करीब करीब 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। देश में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक महीने के अंदर सिर्फ और 20, 25, 30 हज़ार कमाते हैं और सदन के अंदर 1 मिनट के अंदर 2.5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। उसमें चाहे फिर सदन के जो अंदर मेंबर्स हैं उनकी सैलरी हो या फिर जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हों। बड़े दुख की बात है कि सदन में सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हथकंडों को चलाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इनका देश की जनता से कोई मतलब नहीं सर। नमस्कार सीता जी। जी, सभी मित्रों को जय श्री राम। देखिए, सिर्फ 2.5 लाख की बात नहीं है। सभी एमपीओ को चुनकर आने में कितना खर्चा होता है। देश की एस्पायरेशन है, उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदें हैं, 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं, उनकी समस्याएं हैं। वो देश को विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। 10 साल से लगातार वो दिन रात काम कर रहे हैं और काफी हद तक उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। वो 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लाए और 30वें नंबर पे ले जाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। जल्दी हम 30वें नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन क्या विपक्ष उसमें सकारात्मक रूप से सहभागिता दे रहा है? नहीं दे रहा है। अभी FDL-AP जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वाइस प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी, और श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षा रही है। आज भी कांग्रेस को वही चलाती है, कांग्रेस की चेयरपर्सन है। उनके बगैर कांग्रेस में कुछ नहीं होता। और वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है जिसमें सीधा सीधा जॉर्ज सोरोस का पैसा मिलता है, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, जॉर्ज सोरोस का इंटरवेंशन है, उनकी डायरेक्शन पे काम होता है। ये तो सीधा सीधा लिंक है। जब राहुल गांधी जी अमेरिका गए और उन्होंने अनाप शनाप सिखों पे बात की तो क्यों की? किसी के इशारे पे की। अब सामने आ गया जॉर्ज सोरोस के इशारे पे की। वहां कह रहे थे कि सिख भारत में गुरुद्वारा नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, जो बिल्कुल सफेद झूठ था। और लोगों ने देखा वो सफेद झूठ है। लोगों ने उसको अस्वीकार भी किया, भर्त्सना भी की। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि वो तो खालिस्तानी को फ्यूल देना चाह रहे थे। खेमचंद जी, प्रियंका गांधी को आपने सुना कह रही कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले का मुद्दा है, 1994 का। अगर मुद्दा नहीं है तो इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है तो अब चर्चा करें। अगर मुद्दा नहीं है तो अब चर्चा से भाग क्यों रहे? जब चर्चा होगी आपके पास जो है, जब अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो चर्चा के लिए सामने नहीं आते, इसलिए इन्होंने अब सोरोस का मुद्दा लाया है ताकि इसको डाइवर्ट किया जाए। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, सोरोस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। सोरोस हमारी इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, हमारे देश की पॉलिटिक्स को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी का कंसर्न है कि वो सीधा सीधा हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, हमारी डेमोक्रेसी में इंटरवेन कर रहे हैं और उसका कुछ लोग साथ दे रहे हैं और वो लोग बहुत ही पावरफुल लोग हैं। तो इस पे तुरंत चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से नहीं बच सकते। अडानी पे जो चर्चा करनी है वो करो, कौन रोक रहा है? 2014 के बाद कूटनीतिक बदलाव हमारे देश में देखा गया है, या कूटनीति के मामले में जैसे हमारे देश ने प्रगति की है, विकास किया है, क्या आपको नहीं लगता कि हम उस स्तर पर बैठे हैं, इस मुद्दे को हम सुलझा सकते हैं या इस मुद्दे पर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं? क्या हम उतने ताकतवर नहीं?
हम विदेशी ताकतों से तो हम लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अगर देश के ही लोग उनका साथ देंगे तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। ओके। और वो अपने आप को कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हम एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम विपक्षी पार्टी हैं, हम कई स्टेट में गवर्नमेंट में हैं, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है सर, कि वो जिम्मेदार हैं या नहीं है, विशाल जी, और कितने उनकी समस्या है। ओके, विशाल जी के पास आता हूं जरा। विशाल जी बताइएगा, खेमचंद जी कह रहे हैं कि घर का बेदी लंका डाए, हम अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से तो लड़ेंगे लेकिन जो अपने अंदर घर के लोग हैं उनसे हम नहीं लड़ पाएंगे, वो ही अपने घर का जो भी राज है वो बाहर तक पहुंचा रहे हैं, यानी वो ही देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ये सोरोस का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है विशाल जी। जैसे सबसे पहले मैंने डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी से ही कमेंट लिया था, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। बोलने का मौका दीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शीतल जी, पहली बात तो आपको बता दें कि जॉर्ज सोरेंस भारत में कब आया। भारत में पहली बार वो अपना दाखिला करा 1999 में, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी का किस पार्टी से संबंध है वो सब कोई जानता है। और दूसरी बात, आज भाजपा जिस फ्रेंच मीडिया पार्ट की रिपोर्ट दिखाकर जो ड्रामा कर रही है, उस ड्रामा का रिपोर्ट ने खुद कह दिया कि भैया देखिए ये मीडिया पार्ट का वेबसाइट है, जो आज अभी कुछ देर पहले कहा कि देखो भैया हमने ऐसा कोई फेक न्यूज नहीं फैलाया है, तो हमारे नाम को लेकर आप ऐसा मामला देखिए। हाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, हमने ऐसा कोई फेक न्यूज नहीं। ये मीडिया पार्ट, जिस मीडिया पार्ट का रिपोर्ट भाजपा लेकर सदन में हल्ला कर रही है, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा कि देखो भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमारे नाम को लेकर झूठा खबर नहीं फैला। जैसा कि जानते हैं भाजपा केवल झूठा खबर करती है। अभी भाजपा के नेता कह रहे थे कि भाई चर्चा होनी चाहिए। कौन चर्चा से भाग रहा है? लगभग 10 दिन हो गए शीतल जी। हम तो पूछना चाहते हैं भाजपा के नेता से, बताएं कितने दिन प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद रहे? मात्र एक दिन, जिस दिन सदन का शुरुआत हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी कब मौजूद है बताइए। देखिए तरह तरह के हथगंडे हैं, अंडानी पर चर्चा ना हो, अंबानी पर चर्चा ना हो, इसके लिए रोक तंत्र। पहले तो इन लोग इन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के बेंच पर पैसा मिला। अरे भैया पैसा मिला तो जो आदमी देश के टॉप जीएसटी देने वाले लोगों में से उनका 50,000 रुपए मिला, क्या मामला है भैया? हम तो कह रहे चर्चा कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सदन कब आएंगे? आए ना भैया, मना कौन कर रहा है? और दूसरी बात, अगर जॉर्ज सोरेन हमारे देश का विरोधी सदन के अंदर कौन हंगामा करता है वो सबके सामने है सर, सदन लाइव चलता है, आप क्यों नहीं मानते सर? मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष का काम है भैया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी, आदरणीय सुषमा स्वराज विपक्ष के नेता हुआ करती थी। और सुषमा स्वराज जी किस तरह विपक्ष के नेता का रवैया दिखाई पूरा देश जानता है। विपक्ष का पहली बार नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी विपक्ष के नेता रहे। शीतल जी आप किसी के बीच में नहीं बोले तो मुझे बोलने का पूरा मौका। आपके अपने सहयोगी दल कह रहे हैं कि आप अडानी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अडानी पर लगे हुए हैं, आप किसी और मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। रोक टोक नहीं किया था, हमें ही बोलने दीजिए। आपको ही बोलने का मैं आपको भी सुनूंगा। बोलिए। इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे जो बैलगाड़ी से संसद पहुंचने का काम किए, तो क्या वो ड्रामा नहीं था? आज विपक्ष सवाल उठाया तो ड्रामा हो रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं, अगर जॉर्ज देखिए ये फिर एक और मीडिया रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, अगर जॉर्ज सोरेन अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है और अमेरिका कर रहा है, तो भारत का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? क्यों अमेरिका की सरकार से वार्तालाप नहीं करी कि भैया आपके यहाँ का बैठा आदमी हमारे देश में गुटबाजी कर रहा है, उसको सरेंडर करवाइए। जॉर्ज सोरेंस भारत में 40,000, एक दो नहीं 40,000 छोटे उद्योग किसानों और स्टूडेंट को लोन देने का काम करती है। विशाल जी आप मुझे बताइएगा जरा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर कश्मीर को अलग रियासत बताएगी, क्या आप उसके समर्थन में हैं? एक मिनट में बस खत्म करो, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा बस जी। अगर 40,000 लोगों को आपका संपर्क कट गया है सर, नेटवर्क का इश्यू है। विशाल जी लौटूंगा आपके पास, आपसे पूरा जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल संदीप जी के पास चलना पड़ेगा। संदीप जी आपने देखा, आपने सुना, दोनों पार्टियों को आपने सुना, और साथ साथ विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं, उनको भी आपने सुना। क्या नजर आ रहा है संसद के अंदर, सदन के अंदर, सदन के बाहर? कोई ये बयान दे रहा है, कोई वो बयान दे रहा है। क्या जनता के मुद्दों को किसी को भी उठाने की वहां पर जहमत नहीं कर रहे हैं? क्या जनता को किसी भी राजनीतिक दल को नहीं पड़ी है, ना पक्ष को ना विपक्ष को, बस सिर्फ कैसे खुद को बचाना है? देखिए शीतल जी, मैं सबको सुना हूं और मैं 2-3 बातें यहाँ कहना चाहता हूं। देखिए जॉर्ज सोरेस है कौन? सबसे बड़ी बात समझने वाली बात, बार बार जॉर्ज सोरेस का नाम आ रहा है। तो जॉर्ज सोरेस जो है एक फाउंडेशन चलाते हैं और बहुत बड़े अरबपति हैं, $8.5 बिलियन से ज्यादा उनकी संपत्ति है। और सबसे बड़ी बात कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन करके संस्था चलाते हैं। आप देखिए जहां जहां जॉर्ज सोरेस
जिस जिस देश में गए देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस नष्ट कर दिया है। आप चाहे श्रीलंका देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी स्थिति ऐसी ही होने वाली है, और बाकी बांग्लादेश का हाल आपके सामने खड़ा है। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग ही सोसाइटी डेवलप करें, अपने अकॉर्डिंग ही राजनेता स्टैब्लिश करें। जैसे मान के चलिए रोबोट जैसे जो कहे वैसे ही वो बोले, सिंपल सी बात है, वो इस तरीके के लोग हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं? ताकि इनकी इकोनॉमी सही रहे। जब भी कोई देश ताकतवर बनता है, मजबूत बनता है, उस ताकत पे खत्म करते हैं। और खुद अमेरिका को भी खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के साथ करें या किसी अन्य देश के साथ करें। डोनाल्ड ट्रंप जो है इनसे बहुत नाराज है, और डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी राष्ट्रपति हो, उनकी अर्थव्यवस्था में अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाया, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। और इनके जैसे और बहुत सारे फाउंडेशन है जो इनके साथ संदीप जी, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आखिर वो अलग अलग देशों के बीच अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं जी। देखिए, पहली बात यह है कि देखिए सब कोई शक्तिशाली बनना चाहता है, सब कोई चाहता है कि हम विश्व पे राज करें। और शक्तिशाली कैसे बनेंगे? फूट करो, राज करो, आपस में लड़ा दो। अब लड़ेंगे तो जाहिर से मतलब हथियार चाहिए, युद्ध के लिए सामान चाहिए, किसी को बम चाहिए, किसी को गोला चाहिए, किसी को बंदूक, किसी को टैंक, किसी को हवाई जहाज, किसी को लड़ाकू विमान। तो कौन देगा? इनकी कुछ कंपनियां हैं जो इस चीज को चीजों को प्रोवाइड कराती हैं। आप यूक्रेन का मामला देख लीजिए, रूस का मामला देख लीजिए, कौन दे रहा है? रूस को कह रहे हैं कि जी आप खराब हो, अब आपको नाटो के साथ लड़ाई लड़नी है, आपको नाटो के साथ करेंगे, हम यूक्रेन को कहते हैं नाटो में आपको ले आएंगे, आप टेंशन मत लो। मतलब एक तरीके से देश को आपस में लड़ाना, उनकी अर्थव्यवस्था का ध्वस्त करना और अपनी अर्थव्यवस्था उसके अंदर स्टैब्लिश करना, ये काम है। अब चूंकि भारत में ये काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, जहां थोड़ी सी कुछ होती है भारत की जनता जो है इसके विरुद्ध चली आती है, इसीलिए जो है इस तरीके की बात भारत में नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर ऐसा शीतल जी, तो भारत की स्थिति भी कमजोर होगी, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टॉप 3 में पहुंचने वाली है। अब बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वो चाहते हैं कि अच्छे पोजीशन पे भारत पहुंचे, लेकिन उसके विरुद्ध भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था और डाउन जाए, ताकि भारत विश्व पे कब्जा न कर पाए। एक और सवाल है जिसका मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। जैसे सदन के अंदर जो अब मुद्दे उठाए गए हैं, पहले प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के साथ जोड़ा जा रहा है, इधर सोनिया गांधी को सोरोस के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या ये दोनों मुद्दे अब एक लेवल पे रखने की कोशिश की जा रही है, बराबरी पर रखने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफा? देखिए, मैं आपको अडानी के मुद्दे में बता रहा हूँ। अडानी की जो कंपनी है उसके शेयर है वो कितने के हैं आप ये देखिए। मिडिल क्लास का व्यक्ति भी शेयर खरीदता, आप हम जैसे व्यक्ति भी खरीदते हैं कि ठीक है हम मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ इसमें लाभ होगा। लेकिन जब अडानी की स्थिति, एक रिपोर्ट आई थी अभी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको उनका नाम बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वो नाम है, जिन्होंने 128 बिलियन डॉलर लगभग इतने का नुकसान पहुंचाया था। शॉर्ट सेलर रिपोर्ट आई थी, और शॉर्ट सेलर रिपोर्ट के तहत 128 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो किसका नुकसान हुआ था? भारत का पैसा नुकसान हुआ था। अगर भारत का कोई कंपनी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाके विदेश में अच्छा काम कर रहा है, तो भाई क्यों उसका नाम डुबा रहे हो? अपने देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो? पहले चीज। और देखिए जो सोरेस पहले से नहीं, सोरेस बहुत पहले से ही इस तरीके की फंडिंग करते हैं। हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि जी 40,000 से ज्यादा स्टूडेंटों को लोन दिया। भैया लोन के बदले ले क्या रहे हैं आप? ये भी तो देखो, रिवर्स में क्या लिया उन्होंने। बहुत अर्थव्यवस्था उनकी भी खराब की है, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी जो कंपनियां जिनको बैन किया गया, गवर्नमेंट ने बंद किया, वो इसीलिए बैन किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। ठीक है सर, ओके। विशाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? विशाल जी, और विशाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। कोशिश करेंगे कि विशाल जी को दोबारा से जोड़ें, लेकिन फिलहाल मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद खेमचंद जी आपके पास भी आऊंगा और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि ये मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस मुद्दे का हल क्या है, सरकार का इस वक्त क्या दायित्व बनता है, ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ चारों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। मैं सीधे मेहमानों के पास जाकर इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। खेमचंद जी हैं, विशाल जी, संदीप जी और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। विशाल जी का रुख करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विशाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें?
विशाल जी अपनी बात को पूरी कीजिएगा और उसके बाद में डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। देखिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जी बैठे हुए उनसे मेरा 3 सवाल है। अगर जॉर्ज सोरेंज भारत विरोधी गतिविधियां में है, अभी कांग्रेस पार्टी भी अपनी वेबसाइट पे जाके सवाल पूछी है, मैं उसको दोहरा दे रहा हूँ, तो उनका धंधा पानी भारत में क्यों चल रहा है? मोदी जी धंधा पानी क्यों नहीं बंद करा? 1-2 धंधा पानी नहीं, 40,000 लोगों को ये धंधा पानी दे रहे हैं। उन लोगों का धंधा पानी तुरंत से बंद हो, तुरंत बंद हो। और भारत का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? क्यों अमेरिका के पास जाके नहीं कहा कि भैया आपके देश का लोग हमारे देश का विरोध कर, उनका प्रत्यापन कीजिए, उनको अपने अंडर लेने का काम कीजिए। कब विदेश मंत्रालय करेगा, कब जयशंकर जी की नींद खुलेगी, जयशंकर जी दिखाने का काम करेगा। और तीसरी बात, जिस विदेशी न्यूज का ये मीडिया पार्ट का ये सवाल खड़ा करके दिखाना चाहते हैं, वही मीडिया पार्ट ने कहा कि भैया देखिए मैं इस तरह का कोई ज्ञापन नहीं रिलीज किया हूं, तो मेरे नाम पर झूठ फैलाने का बात नहीं किया। तो झूठ फैलाने की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा वाली पार्टी आज फिर से पकड़ी गई झूठ फैलाने के मामले में। जिस मीडिया के बारे में ये कह रहे हैं वही मीडिया इनके मुंह पर तमाचा मारा कि भैया मैंने ऐसा कभी नहीं लिखा, तो हमारे नाम पर झूठ ना फैलाए। अगर ऐसा बात है तो क्या करी भारत की सरकार? 1999 में पहली बार जॉर्ज सोरेन भारत आए और उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध किस पार्टी से था पूरा देश जान रहा है। ठीक है, जवाब लेता हूं खेमचंद जी। खेमचंद जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी के पास नहीं समझते विदेशी मामलों को और इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। वो कह रहे हैं कि पहली बार आए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। आ तो कोई भी सकता है, किसी को बात रोकता थोड़ी है, लेकिन उनके साथ संबंध किसके हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध किसके हैं, कौन जाके उनके लोगों से मिलता है, कौन उनसे डायरेक्शन लेता है, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भारत में यहाँ पे डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है। और जो 2024 इलेक्शन से पहले साफ साफ कहता है कि भारत में इंटरवेंशन करूंगा, भारत के चुनाव में इंटरवेंशन करूंगा, मैं अपनी जो चॉइस की सरकार है वो बनवाना चाहता हूँ, अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फाइनेंशियल जो हमारे यहाँ पे उद्योगपति उन पे अटैक किया, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में भी लोगों को सेट किया, और भी जो अन्य एजेंसी है उनको फंडिंग करके भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की। उनसे लिंक किसके हैं? वो लिंक निकल के आ रहे हैं। विशाल जी कह रहे हैं कि अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी कोई छूट, तो अगर आप सत्ता में हैं तो क्या आप इन चीजों को रोक नहीं सकते? अगर ऐसे कोई हमारे देश में बाहर से डेमोक्रेसी करने की कोशिश कर रहा है तो क्या यहाँ पर सरकार का भी कोई कर्तव्य बनता है? शीतल जी, आपको याद होगा FCR के अंदर बहुत सारे एनजीओ आते थे, हजारों एनजीओ की फंडिंग रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो फंडिंग का क्या उपयोग होता था, किस तरीके से यहाँ पे वो डिस्टर्बेंस पैदा करते थे, या फिर हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट उनको रुकवाने का काम करते थे। लेकिन यहाँ एक छोटे मोटे किसी एनजीओ की बात नहीं है, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन की माता जी की बात है, पूर्व कांग्रेस की अध्यक्षता की बात है, और आज जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनकी जो चेयरपर्सन है उनकी बात है। मतलब एक ऐसे राजनेता की बात है जो सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्षा रही है, उनकी कंट्रोलिंग पोजीशन में है। अगर वो इस चीज में लिप्त हैं तो उस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट हमारे देश की डेमोक्रेसी का मंदिर है, वहाँ सब चीज डिसाइड होती है, वहाँ चर्चा होगी। और अगर वो इस तरीके की चीजों में पाई जाती है चर्चा के बाद, तो उनको सजा भी देनी चाहिए और सजा भी मिलेगी। लेकिन इसीलिए तो चर्चा से भाग रहे हैं। अगर इनकी दाढ़ी में तिनका नहीं होता, अगर इनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये चर्चा करते और सदन में हमें ललकारते। और सदन में जो बोला जाता है, मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी लोगों को बता दूं, सदन में जो बोला जाता है वो सच बोला जाता है, क्योंकि वहां पे उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर आप सदन को गुमराह कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। तो सदन में हमारे नेताओं ने बोला है, सदन में हमारे नेता चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे नेता सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन है। आज कांग्रेस की दाढ़ी में तिनका है, चोर है, इसलिए वो भाग रहे हैं। ठीक है सर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब किसी देश के अंदर से जुड़ाव किसी देश के बाहर के किसी के साथ होता है, अगर ये सही है सरकार की तरफ से ये मुद्दा जो रखा गया है, तो इसको लेकर क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए पूरे मामले को लेकर? वाकई में देखिए, सरकार जो ताकतें हैं हमेशा अपने कूटनीतिक चैनल पर इस तरह के सवालों की जो उसका समाधान निकालने की कोशिश करती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये, हमारी जो खुफिया सूत्र हैं वो इस तरह की सच्चाई का पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक छोटी सी चीज है, दुनिया जानती है पाकिस्तान जो है भारत का मित्र नहीं है, ना हो सकता है। और पाकिस्तान का जो अखबार है, डॉन अखबार, उसमें न्यूज छपी है, वैसी न्यूज ढाका टाइम्स में, ढाका
का जो टाइम्स है उसमें न्यूज छपी है। वो न्यूज क्या है, हमारे मिस्त्री जो विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, अभी ढाका गए थे, वहां पर उन्होंने बांग्लादेश के विदेश सचिव से बात की हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में। तो उन्होंने मालूम है क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। अरे हिंदू मर रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, हमारे यहाँ के नेता लोग चुप हैं, उनको नहीं देख रहे हैं, उनकी महिलाओं को उठाकर ले जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, दुकानें लूट रही हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, और ये उनका देश का आंतरिक मामला है। एक न्यूज चैनल पर जब इस तरह की राष्ट्रीय बहस चल रही थी तब एक नेता और विशेष धर्म के एक प्रवक्ता वहां पर बोल रहे थे ये के यही शब्द, ये जो वहां पर अत्याचार हो रहे हैं इसके हम निंदा करते हैं, पर ये उस देश का आंतरिक मामला। भाई आंतरिक मामला कैसे हो गया? जिस समय आंतरिक मामला जब पाकिस्तान उनको डंडे पिला रहा था और 1971 में हमने जाके उसको संकट से उबारा था, तब आंतरिक मामला नहीं था। लेकिन इस तरह की बातें हमारे देश में छुपे हुए राजनीतिक लाभ के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए लोग, दूसरे दुनिया के लोग तो विदेशी मामलों के हस्तक्षेप पर एक मत हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विदेशी कंधों पर बंदूक रखकर अपने लोगों को मारने की कोशिश की जाती है। जॉर्ज सॉरेस का किस्सा यही एक किस्सा है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और संजीव जी के तर्क से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि आज देश के नागरिक को उठकर इन राजनेताओं को सबक सिखाना चाहिए कि लोकसभा आपके हंगामा करने के लिए नहीं है, विचार विमर्श करने के लिए, हौला करने के लिए नहीं है। अगर हौला करेंगे आप तो इसकी पेनल्टी हमको संवैधानिक रूप से कुछ करना चाहिए और निश्चित रूप से एक समय आएगा। ठीक है संदीप जी, क्या वाकई में सदन में देखिए किस तरह से लगातार हंगामा हो रहा है, सत्र सही से नहीं चल पा रहा है, लोगों के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, 6 घंटे के हिसाब से 9 करोड़ रुपए का नुकसान डेली हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, जनता के पैसों का इतना नुकसान हो रहा है। आखिर ये राजनीतिक पार्टियां इन चीज़ों को समझती क्यों नहीं, क्यों ठोस तरीके से चर्चा नहीं हो रही है? और अगर नहीं हो रही है तो क्या इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि चर्चा हो, लोगों के मुद्दे उठें और उनका हल निकाला जाए? मैं 2 बातें आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा सिद्धार्थ जी। जी। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जी मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई? देखिए अगर मोदी जी नहीं आ पा रहे एक अलग विषय है, लेकिन क्या उनके मंत्री आ रहे हैं जवाब देने के लिए? सवाल का जवाब देने के लिए कोई तो आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जनता वो भी समझ रही है कि जिसको विपक्ष में जो बैठा है, जिसको वोट हमने दिया है, उस वोट को दिया है तो कम से कम सवाल तो पूछे वो, कि सवाल भी नहीं पूछेगा मेरा वॉकआउट करके चला जाएगा और देश के पैसे को इतने तरीके से बर्बाद कर देगा। तो सबसे बड़ी बात है कि विशाल इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बस जो है वॉकआउट करो यही हमारा सबसे बड़ा फंडा है, या फिर संविधान की कॉपी को लेकर गोल गोल घूमते रहो, यही हमारा काम है। अटल जी विपक्ष के नेता थे, सुनिए महोदय, अटल जी का भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी किस तरह का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिए सदन में किसी से भूला नहीं है, किसी छिपा हुआ नहीं है। अटल जी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब वो विदेश मंत्री थे, सुषमा स्वराज जी बैलगाड़ी से सदन गए थे और आज किसान दिल्ली बैलगाड़ी से सदन गए थे, लेकिन हल्ला तो नहीं किया था ना सदन में। सदन में स्वस्थ चर्चा तो हुई थी, बैलगाड़ी से जाए चाहे किसी चीज से जाए, स्वस्थ चर्चा तो हुई थी, विषय पे आवाज तो मिला था, विषय को सही रास्ता तो मिला था, सही दिशा तो मिला था। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप बैलगाड़ी से जाए, चाहे हवाई जहाज से जाए, चाहे हेलीकॉप्टर से जाए। सदन का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी तरीके से गए, चाहे वो नाटक करके गए, चाहे जैसे भी करके गए, अगर सदन में स्वस्थ चर्चा हुई तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके की बातें? क्योंकि इनके पास ठोस मुद्दे नहीं है, जबकि जनता की तमाम ऐसी समस्याएं हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो रख सकते हैं और भाजपा को या एनडीए को घेर सकते हैं, लेकिन इनके पास वो मुद्दे नहीं है। इनके पास यूथ के लिए कोई मुद्दा नहीं है, किसान के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास बेरोजगारी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा सिर्फ एक ही है कि सोरस उठा लो, अडानी उठा लो, अंबानी उठा लो, बस इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। देश में क्या अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, क्या एजुकेशन पे काम चल रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। विशाल जी, इनके ही पप्पू यादव जी, एक और बात मैं शीतल जी जोड़ना चाहूंगा। पप्पू यादव जी एक सवाल पूछते हैं और निर्दलीय विधायक है लेकिन कांग्रेस को समर्थन करते हैं। सदन में बहुत अच्छी सवाल पूछे थे कि जी आईआरसीटी में इस तरीके की चीजें हो रही हैं और इस पे आप क्या संज्ञान है।
बहुत अच्छा सवाल था। इस पे पूरा सदन जो है उनको अप्रिशिएट किया, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। रेलवे मंत्री जी अच्छे से उसका जवाब दिया, उसका निस्तारण के लिए बात कहे। तो इस तरीके की स्पष्ट चर्चा होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। विशाल जी जल्दी जवाब चाहूंगा 10 सेकंड के अंदर। इसी रवैये के कारण आपके अपने सहयोगी दल आपसे बिछड़ रहे हैं सर, क्योंकि वो चाहते हैं किसानों पर बात हो, वो चाहते हैं संभल पर बात हो, वो चाहते हैं बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, लेकिन आप 10 साल से सत्ता से दूर होने के बाद भी ये मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, भुना नहीं पा रहे हैं इनको। विशाल जी चलो, विशाल जी का संपर्क नहीं है फिलहाल। अगर आप सुन पा रहे हैं खेमचंद जी, आपका भी संपर्क कट चुका है। फिलहाल खेमचंद जी का संपर्क कट चुका है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, खेमचंद जी बोलिए बोलिए, अगर आप सुन रहे हैं तो 10 सेकंड है आपके पास। क्या सरकार को ये करना चाहिए कि संसद सही से चले, मुद्दे उठें? मंत्री ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पहले हंगामा कर रही थी, अनगल बातें कर रही थी, अनगल मुद्दों को उठा रही थी। अब जब जो सरोज का मुद्दा आया है तो चर्चा से भाग रही है। तो वो चर्चा नहीं करना चाहती और ना ही संसद को चलने देना चाहती। बहुत दुखद है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि बहुत जरूरी बिल अभी पेंडिंग है। वो बिल संसद में आना जरूरी है, उनको पास करना जरूरी है, उनको कानून बनाना जरूरी है। अभी बैंकिंग का एक बिल पास हुआ है। ऐसी लैंग्वेज आप बिल्कुल भी टीवी पर ना बोलिए सर। ऐसी बिल्कुल लैंग्वेज में बिल्कुल आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा सर। आप क्या बोल रहे हैं डरपोक प्रधानमंत्री? सर संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है सर। आप लगता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसी भाषा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलेगी। आप प्रधानमंत्री को डरपोक कह रहे हैं सर। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? एक मिनट खेमचंद जी, एक मिनट खेमचंद जी, खेमचंद जी एक मिनट रुकिए आप। विशाल जी आप क्या बोल रहे हैं सर? ये कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है सर आपके लिए। विशाल जी आप आके कुछ भी बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी बोल प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री जी डर गए, विपक्ष के नेताओं से प्रधानमंत्री जी डर गए, डरपोक प्रधानमंत्री जी है सर। प्रधानमंत्री के लिए आप कोई शब्द ना बोले, चाहे आपकी सरकार हो, आपके प्रधानमंत्री हो, किसी के भी प्रधानमंत्री हो। अगर आपने पॉलिटिकली किसी इशू को निशाना साधना, नाम लेके बताइए तो नाम लीजिए, नाम लीजिए आप नाम लीजिए ना उनका, नाम लीजिए, नाम पे करिए आप जो भी करना आपने, बट प्रधानमंत्री मत बोलिए। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री मत बोलिए आप। एक संवैधानिक पद है सर। मैं मोदी जी को नहीं बुला रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री आप मुद्दे उठा नहीं रहे हैं। हमको मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, हमको प्रधानमंत्री जी से मतलब है। तो बोलिए ना, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखिए सर। गृह मंत्री जी से मतलब है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखिए सर। जिस वोट से गृह मंत्री चुना है लोग, उसको गृह मंत्री को सदन नहीं बुलाएंगे, प्रधानमंत्री को सदन नहीं बुलाएंगे। 10 दिन से सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। जब देखो तब वॉकआउट करते हैं सर आप। भाजपा के नेता लंबे लंबे फेंके जा रहे हैं सदन में। चर्चा, अरे चर्चा के लिए सदन में मौजूद रहना जरूरी है। कितने दिन सदन में मौजूद है प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कितने दिन सदन में मौजूद है? चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है, समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत माफी चाहूंगा। विशाल जी शुक्रिया, खेमचंद जी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स आपके लिए, आपने टाइम निकाला और आज उस खास मुद्दे पर चर्चा की। देखिए मुद्दा, देखिए आज हमने जो चर्चा की वो इसी को लेकर की है कि आखिर संसद के अंदर मुद्दे गायब कहाँ हैं, गुमशुदा क्यों हैं, क्यों संसद के अंदर आम लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। सोरोस और अडानी इसी पर ठनी है बस। अब कब संसद के अंदर ठोस मुद्दे होंगे, बिल पेश होंगे, क्योंकि कई सारे विधेयक भी आने थे, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही, वॉकआउट हो रहा है, संसद स्थगित हो रही है। ललकार में आज के लिए फिलहाल इतना है, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।